जो एनएवी स्कैम कहो या गलती कहो या टेक्निकल फेलियर कहो जिसके कारण मेजॉरिटी में लोगों को 4 तारीख की एनएवी नहीं मिली, ये खबर अब रेगुलेटर तक पहुंच चुकी है। और यहाँ पे ब्रोकर की तरफ से, एक्सचेंज की तरफ से, रेगुलेटर की तरफ से, सब तरफ से बातें की गई है कि कैसे इसको ठीक किया जाए या क्या बातें हुई हैं, किसकी गलती है, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि कल रात को आई थिंक मैंने पोल डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे एक, और फेसबुक पे पोस्ट किया था। तो वो पोल और पोस्ट, मतलब पोल की ही सिर्फ बात करते हैं तो वहाँ पे लगभग 1000 लोगों ने बस इतने टाइम में ही पार्टिसिपेट किया, जिसको अगर हम देखें तो निकल के आता है 70% का एक रेशियो। मतलब 70% लोगों को उन 1000 लोगों में नहीं मिला 4 जून की एनएवी, जबकि उन्होंने 4 जून को ट्रांजैक्शन किया था कट ऑफ टाइम के पहले। तो समझ रहे हो कि यहाँ पे मेजॉरिटी में लोगों को नहीं मिला है एनएवी कट ऑफ टाइम से पहले इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब ज़्यादा लोग कंप्लेन करेंगे तो कहीं ना कहीं बात रेगुलेटर तक पहुंचेगी, और जो अब पहुंच चुकी है। तो ये नहीं मैं कहूँगा कि सिर्फ हमारी मेहनत रंग लाई, और भी सारे लोगों को परेशानी हुई है, सबने कंप्लेन किया। तो रेगुलेटर अब सिर्फ 100,000 लोगों के कंप्लेन करने से इतना जल्दी एक्शन में रेगुलेटर नहीं आएगी जितना जल्दी अभी आ चुकी है। सबसे पहले बाकी ब्रोकर तो छोड़ दो, जो सबसे बड़ी ब्रोकर एक तरीके से कह सकते हो एक्टिव क्लाइंट्स जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उसको लेकर ज़ीरोधा है। म्यूचुअल फंड के मायने में बात करें तो सबसे बड़ी ग्रो है। तो यहाँ पे ज़ीरोधा की तरफ से रिप्लाई आया है कि उसने सीधा अपना पल्ला झाड़ लिया है। जैसा कि मैंने बताया कि जिस दिन रैली आई थी मार्केट में, उस दिन के लिए उसने कहा कि सीडीएसएल डाउन था, हमारी कोई गलती नहीं है। और जिस दिन एनएवी अलॉट नहीं हुई है उस दिन के लिए ज़ीरोधा का कहना है, 4 जून को लेकर मैं तो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाया, बट जो लोग ने कर भी पाया है, ज़ीरोधा का कहना है कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत, कोई गलती नहीं हुई है। जो पेमेंट एग्रीगेटर है, मतलब जो पेमेंट पेज पर आप जाते हो और पेमेंट करते हो, उसने क्लियरिंग कॉरपोरेशन को ही पेमेंट पहुंचाने में लेट किया है। अब चाहे ये लेट का कुछ भी रीजन हो, हैवी ट्रांजैक्शन रीजन हो, बहुत ज़्यादा पैसा ट्रांजैक्ट हो रहा था वो रीजन हो, या जो रीजन हो, लेकिन ज़ीरोधा ने पल्ला सीधा झाड़ लिया। उसने कहा कि पेमेंट एग्रीगेटर टाइम पे पेमेंट नहीं पहुंचाया, इस कारण से हो सकता है एनएवी उस डेट की अलॉट नहीं हुई। और सेम कुछ इसी तरीके का जवाब हमें बीएसई का ही, क्योंकि प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड वाला बीएसई स्टार, तो एक्सचेंज की तरफ से हमें ये जवाब आया है कि हमारे अकाउंट में जो पैसा है, जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन का अकाउंट है, वहाँ पे जो पैसा गया है वो कट ऑफ टाइम के पास बाद गया है। कट ऑफ टाइम के पहले जिनका पैसा गया है उनको एनएवी 4 जून की अलॉट हो गई है, और कट ऑफ टाइम के बाद जिनका पैसा गया है उनको 4 जून की एनएवी अलॉट नहीं हुई है। मतलब आपने सुबह में 11 बजे भी पेमेंट किया है, लेकिन पेमेंट एग्रीगेटर जो गेटवे बीच का होता है उसके, अब चाहे गलती हो या टेक्निकल फेलियर हो या हैवी ट्रैफिक के कारण या जो भी हो, उसने पैसा शाम को 2 बजे, 2:30 बजे या 3 बजे के आसपास, या 4 बजे, 5 बजे ऐसे पैसा पहुंचाया है। शाम को पैसा पहुंचाया, आपका सुबह का ट्रांजेक्ट किया हुआ पैसा भी शाम को पहुंचाया गया है यूपीआई ट्रांजेक्शन वाला, और इस कारण से आपको एनवी नहीं अलॉट हुई है, ऐसा बीएसई का कहना है। अब यहाँ पे रेगुलेटर की तरफ से ये समझ में आता है, हमें सेबी की तरफ से ये समझ में आता है, जो जवाब मिला है कि वो इस चीज़ का जांच में जुट चुकी है कि ये किसी की गलती है जो गलती से हुई है, या तो ये किसी टाइप का टेक्निकल फेलियर है, या किसी ने जानबूझकर यहाँ पे स्कैम करने की कोशिश की है। अब देखो, अगर स्कैम करने की कोशिश किसी ने की होगी तो वो ब्रोकर नहीं होगा, और वो जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है, एएमसीज है, वो नहीं होंगी, क्योंकि किसी एक एएमसी या किसी एक ब्रोकर के अंदर ये परेशानी नहीं आई। लगभग सारे ब्रोकर्स और लगभग सारे एएमसीज के अंदर में परेशानी आई है। तो इसलिए जो ये स्कैम वाली चीज़ है वो यहाँ पे, इसीलिए कल भी मैंने वीडियो बनाया था तो कुछ लोग कह रहे थे आप उनकी साइड क्यों ले रहे हो, तो स्कैम वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि एक ब्रोकर या एक फंड हाउस के साथ ये चीज़ नहीं हुई, ये लगभग सारे ब्रोकर्स और फंड हाउस के साथ चीज़ हुई है। तो इसलिए स्कैम की जगह ये एक टेक्निकल फेलियर जरूर है, हाँ गलती जरूर है, स्कैम नहीं है लेकिन गलती जरूर है, चाहे वो पेमेंट गेटवे की तरफ से गलती हो या स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से गलती हो। यही दो
ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से गलती हो सकती है। क्योंकि अगर एक ब्रोकर का सिर्फ प्रॉब्लम रहता तो हम ब्रोकर की गलती मानते, एक म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से गड़बड़ रहता तो हम उसकी गलती मानते, लेकिन क्योंकि सब जगह प्रॉब्लम आई और ये सब जो रिलेट करते हैं वो दो ही जगह सब आके एक जगह जमा हो जाता है, मतलब यही दो जगह, पेमेंट गेटवे जो कि हर ब्रोकर के साथ कनेक्टेड है और एक्सचेंज जहां पे हर ब्रोकर काम कर रहा है या हर एएमसी काम कर रही है। तो जो ये टेक्निकल फेलियर हुआ हो या गलती हुई हो, ये इन्हीं दो जगह से निकल के आती है। सेबी का कहना है हम जांच करेंगे, अगर स्कैम हुआ है, जो कि मुझे नहीं लगता स्कैम हुआ है, तो गाइडलाइंस बनाई जाएंगी और इसको ठीक किया जाएगा। और अगर टेक्निकल फेलियर भी हुआ है तो ऐसी गाइडलाइंस बनाई जाएंगी कि जिससे आगे से ये परेशानी इन्वेस्टर को झेलनी ना पड़े। तो यही अभी तक का अपडेट है इस मामले में। और ये तो क्लियर है कि आधे से ज़्यादा लोगों को, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोगों को ये जो दिक्कत है वो आई है। जी न्यूज़ पे इसको मतलब और भी न्यूज़ पे किया गया होगा, लेकिन मैंने देखा जी न्यूज़ पे, जी बिजनेस पे, न्यूज़ नहीं जी बिजनेस पे इसको कवर भी किया गया है और बहुत हैवी अमाउंट में कंप्लेंट्स भी गई हैं, तभी तो न्यूज़ वाले भी इसको कवर कर रहे हैं, रेगुलेटर भी इतनी जल्दी एक्शन में आ गया। तो ये चीज़ें हैं, ये अपडेट है। और अभी भी आपने कंप्लेन नहीं किया है तो सेबी की वेबसाइट पे जाके आप कंप्लेन करें, एमएफआई की वेबसाइट पे जाके आप कंप्लेन करें, आप अपने ब्रोकर, म्यूचुअल फंड की, जहां भी समझ में आ रहा है सब जगह भर दो कंप्लेन, क्योंकि कंप्लेन जाएगा, आवाज़ जाएगी, तभी वो लोग इसके अंदर सुधार करेंगे, चाहे गलती किसी की भी हो। अभी भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट में पूछ लो। साइड में किसी के नहीं ले रहा, मैं जो कुछ हुआ है वो आपको बता रहा हूं और जिस कारण से हुआ है वो बस मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अपनी राय डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में देना कि आपको क्या लगता है। और हाँ, ईटीएफ को लेकर भी 4 जून जिस दिन क्रैश हुआ था उस दिन को लेकर मैंने खुद देखा था और वही चीज़ें लोग भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो इंडेक्स के अंदर गिरावट आई थी और जो ईटीएफ के अंदर गिरावट थी उसके अंदर 2% से ज़्यादा का डिफरेंस था। फिर अगले दिन जो इंडेक्स के अंदर रैली आई, मतलब ऊपर गया इंडेक्स, और जो ईटीएफ ऊपर गया उसके अंदर भी बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो ये देखो, ईटीएफ के अंदर में ये होगा ही, अगर सडन मूव आएगी बहुत तेज़ी से, मतलब एक दिन में बहुत ज़्यादा गिरेगा या चढ़ेगा, तो ईटीएफ भी उतना ज़्यादा उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा, ईटीएफ उसके अकॉर्डिंग नहीं गिरेगा। लेकिन हाँ, कि अगर 5% ईटीएफ 5% इंडेक्स गिरा और ईटीएफ 3% ही गिरा तो 5% इंडेक्स चढ़ेगा, उस टाइम पे ईटीएफ भी 2-3% ही चढ़ के उसको मैनेज कर लेगा। क्योंकि देखो, कितना भी हो लेकिन 100% ईटीएफ इंडेक्स को नहीं कैप्चर कर पाता है, और प्लस अगर इस तरीके की सडन मूव आएगी उसमें तो कैप्चर करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस लेवल पे लिक्विडिटी इंडेक्स के अंदर होती है, जिस तरीके से ट्रेडिंग इंडेक्स के अंदर होती है, उस तरीके से लिक्विडिटी डिमांड सप्लाई ईटीएफ के अंदर क्रिएट करना, बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस कारण से थोड़ा सा हमें गैप देखने को मिल जाता है, और ये जो गैप होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब हफ्ता महीना मिलते मिलते वो फिर मैनेज हो जाएगा। और यही सब जो चीज़ें होती हैं जो लॉन्ग टर्म में हमें जो ट्रैकिंग एरर दिखता है, इन्हीं सब चीज़ों से वो क्रिएट होता है। तो ये होता है, पास्ट में हुआ है और आगे भी होता रहेगा। अगर आप ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो इसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत जो ट्रैकिंग एरर होता है वो होता ही रहेगा।